नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्य सेवक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रामनवमी के मौके पर पीएम मोदी से आशीर्वाद दिया। दोनों ने एक दूसरे को दी रामनवमी की शुभकामनाएं। मुख्य सेवक ने मां सुरकंडा देवी की प्रतिकीर्ति बद्री गाय का घी, राजमा और शहद पीएम मोदी को भेंट किया। मुख्य सेवक ने राज्य में अभूतपूर्व विकास के लिए केंद्र के सहयोग पर पीएम का जताया आभार। मुख्य सेवक ने पीएम मोदी को उत्तराखंड आगमन का दिया निमंत्रण। पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही पीएम मोदी ने मुख्य सेवक को 4 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरे होने पर दी बधाई। मुख्य सेवक ने पीएम को अभूतपूर्व विकास कार्यों की दी जानकारी। रैपिड रेल का विस्तार ऋषिकेश तक करने का किया अनुरोध। रक्षा उपकरण निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए नीति समर्थन और प्राथमिकता देने की मांग। कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में रक्षा उपकरण उत्पादन औद्योगिक केंद्र की स्थापना को लेकर किया आग्रह। टिहरी झील में भी सी प्लान सेवा प्रारंभ करने का दिया प्रस्ताव। दिल्ली हल्द्वानी एक्सप्रेसवे के निर्माण का किया अनुरोध। ऋषिकेश से 82 खंड के शीघ्र लोकार्पण। टनकपुर बागेश्वर मार्ग पर रोड कम रेल टनक बागेश्वर कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे और हरिद्वार देहरादून रेल लाइनों के डबलिंग की मांग रखी। साथ ही उत्तरकाशी क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण का दिया प्रस्ताव। और आगे बढ़ेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर देश के 12 राज्यों से आए जनजातीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक लोक कलाओं का प्रदर्शन कर महोत्सव का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने महोत्सव में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जनजातीय परंपराओं, संस्कृति, जीवन शैली और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध का उत्सव है। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में प्रतिवर्ष जनजातीय महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार भी व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई परंपराओं का शुरुआत की, जिससे कि प्रदेश के विकास को नई गति मिली है। जनजातीय कल्याण और विकास के क्षेत्र में भी सीएम धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने महोत्सव में शामिल जनजातीय कलाकारों और प्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन देश की विविधता और एकता को मजबूत करते हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। आयोजन किया जा रहा है राज्य विज्ञान महोत्सव में हमारे शरीर और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी का। आज मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में एक नई परंपरा शुरू की। ये बात पहले भी था, कभी और विवाद को उठाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये किया। जैसा कि मैंने कहा, आज हमारी सरकार को 4 साल हो गए और अभी कुछ दिन पूर्व हमने कहा था तौलिया जी का ध्यान कहीं और है। एक कार्यक्रम हुआ था 4 साल बेमिसाल और 4 साल के अंदर इस धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। नकल कानून, धर्मांतरण कानून, गंगा विरोधी कानून, पहले आपने देखा होगा नकलची पास हो जाते थे, ऋण बच्चे रह जाते थे, लेकिन आज नकल कानून लाने के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए शुरू की गई निःशुल्क हेलीकॉप्टर सेवा
पहाड़ की गर्भवती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इसी कड़ी में आज जनपद के जखोली क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को समय पर एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। रुद्रप्रयाग जिले के दुरुस्त इलाके की रहने वाली गर्भवती महिला उदिना को अचानक प्रसव पीड़ा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के चलते तत्काल विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता थी। पहाड़ी रास्तों की दूरी और समय की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने बिना देरी किए हेली सेवा का उपयोग किया। महिला को वन चेतना पार्क जखोली के हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया। इस बीच कुछ ही मिनटों के हवाई सफर के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने तत्काल उनका उपचार शुरू कर दिया। उत्तराखंड के विषम भूगोल को देखते हुए सरकार की ये पहल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विशेषकर रुद्रप्रयाग जैसे जनपदों में जहां बरसात या अन्य कारणों से सड़क मार्ग बाधित होने का खतरा रहता है, वहां यह निःशुल्क सेवा गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। स्थानीय निवासियों और महिला के परिजनों ने उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले अस्पताल पहुंचने में घंटों लग जाते थे, जिससे जान का जोखिम बना रहता था। अब हेली सेवा के कारण गंभीर स्थिति में भी समय पर इलाज मिल रहा है। ये सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिल रही है और इस सेवा का लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन 24 घंटे तत्पर है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जच्चा बच्चा की जान बचाई जा सके। आज आपने देखा कि ये एक गंभीर मरीज, प्रसव का एक गंभीर मरीज जो 24 साल की महिला है उदिना देवी, और इनको पौंठी विलेज जखोली से जखोली लाया गया। वहां से डीएच रुद्रप्रयाग इनको बुलाया गया। इनका बीपी बढ़ा हुआ है और प्रसव तिथि इनकी नजदीक है, तो इस वजह से इनको ट्रांसपोर्ट किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे हेल्थ सेक्रेटरी सर के ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और वो चाहते हैं सभी गंभीर प्रसव पीड़ित महिलाओं को इस सेवा का लाभ मिले, ताकि समय रहते उनका उपचार कर उनकी जान बचाई जा सके और उनको ये सेवाएं दी जा सके। आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर स्वयं केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का असली निरीक्षण किया। इस दौरान बर्फ हटाने, यात्रा मार्ग दुरुस्त करने, सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। वहीं ओखी मठ में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक आशा नौटियाल ने सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने पर जोर दिया। प्रशासन ने मेडिकल, यातायात, पेयजल सफाई और पंजीकरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। देखिए, आज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक यात्रा को लेकर थी, केदारनाथ यात्रा 2026, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिला अधिकारी महोदय की उपस्थिति में बहुत सारे हमारे जो व्यवसायी हैं, वो भी घोड़े खच्चर, छोटी दुकानें, होटल व्यवसाय, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और सबके महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में आए। विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई कि रोड, जैसे एनएच के संबंध में, हमारा जो पैदल रोड है उसके संबंध में, तो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, काफी चर्चा हो गई और काफी हद तक हम लोग यात्रा के लिए, यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुगम हो, सरल हो, उसके लिए यहाँ पे काफी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर दी है। और अभी जो हमारे जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे डीएसओ के माध्यम से कुछ बातें आई कि आगे आने वाले समय में यात्रा में सिलेंडरों का क्या होगा, तो उस पे भी चर्चा हो गई कि हमें कितने सिलेंडर यहाँ पे चाहिए जो व्यावसायिक है और डोमेस्टिक कितने चाहिए। तो इन सब चीजों पे जो महत्वपूर्ण यात्रा के लिए हैं, उन सभी चीजों पे चर्चा हुई है। तो बहुत अच्छी बैठक रही और मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ कि सबने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और अधिकारियों ने अपने जो जो सवाल आए उनके उत्तर भी बहुत अच्छे ढंग से दिए। उखीमठ ब्लॉक के सभागार में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी विभाग भी रहे हैं। सभी की समस्याओं को सुना गया है। जिन विभागों ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति आख्या भी ली गई है। जनता की बहुत सी समस्याएं आई हैं, बहुत से सुझाव आए हैं, उनके विषय में कार्रवाई भी की जाएगी और सभी विभागों को एक टाइमलाइन बना करके अपना
रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा है, समय समय मॉनिटरिंग के लिए कहा है। प्रत्येक 3 दिन में 7 दिन में हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के धरने को आज उस समय और मजबूती मिली जब क्षेत्रीय विधायक मनोज तिवारी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने धरनास्थल पर पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। विधायक मनोज तिवारी ने इंजीनियरों को संबोधित करते हुए कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर विकास की रीढ़ है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं की अनदेखी कर रही है। इस बीच उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर उठाया जाएगा। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी सरकार की वादाखिलाफी पर रोष प्रकट किया और कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती वे इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। नेताओं के समर्थन से आंदोलनकारी इंजीनियरों में भारी उत्साह देखा गया। महासंघ के पदाधिकारियों ने समर्थन के लिए सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया और स्पष्ट किया कि यदि सरकार जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वक्त सोच रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। लोगों को किफायती और गुणवत्ता युक्त उपचार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड सरकार। प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हो रहा विस्तार। वर्तमान में 1086 सरकारी अस्पताल और 5 मेडिकल कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 1985 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए हर साल 34 लाख से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। धामी सरकार हर नागरिक तक क्वालिटी हेल्थ उपलब्ध कराने के लिए डॉक्टरों की कमी दूर कर रही है। प्रदेश में 2598 डॉक्टर तैनात हैं, साथ ही 1264 नए पद सृजित किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है। भविष्य के डॉक्टर तैयार करने के लिए एमबीबीएस सीटों की संख्या को बढ़ाकर 1325 किया गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1399 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। साथ ही तकनीकी कर्मियों की तैनाती भी की जा रही है। 272 वाहनों के बेड़े के साथ 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा अब राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। राज्य में 335 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स पर राज्य ने शानदार काम किया है। राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भारी कमी आई है। स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार। स्वस्थ उत्तराखंड का सपना साकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में चुनाव अधिकारी धन प्रकाश अग्रवाल की देखरेख में चल रहे हैं। अभी तक 926 मतदाताओं में से 400 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर लिया है और वही मतदाताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 17 वर्षों से ट्रेडर्स अध्यक्ष रहे रजत अग्रवाल और सुनील सोनकर की टीम के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं और वही पक्ष में मतदान करने की भी अपील कर रहे हैं। प्रत्याशियों के अलावा उनके समर्थक भी चुनाव में जी जान लगा रहे हैं। चुनाव अधिकारी धन प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान होने हैं। 4 बजे चुनाव की गिनती शुरू की जाएगी। इसके पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। चुनाव समिति सदस्य मनोज अग्रवाल ने बताया कि मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहे हैं। शुरू होकर 3 बजे तक वोट पड़ेंगे। 3 बजे जो दुकानदार वोट डालने आ जाएगा उसको वोट डलवाया जाएगा, समय फिर कितना भी हो जाए। 900 मतदाता हमारे एलिजिबल हैं और 218 मतदाता ऐसे हैं जो इस साल बने हैं, वो हमारे सम्मानित मतदाता हैं, परंतु उनको इस बार प्रतिभाग करने का अधिकार नहीं है।
देखिए, व्यापारियों का इलेक्शन है ये, पिछले 17 सालों से लगातार चुनाव होते आए हैं और लोगों में उत्साह रहता है क्योंकि व्यापारियों का चुनाव है, आपस में सब मिलजुल के बहुत अच्छा माहौल सौहार्द बना हुआ है। और सुबह 9 बजे से आपकी पोलिंग शुरू हो गई है और 3 बजे तक पोलिंग होगी। व्यवस्थाएं इनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की है, जैसे चुनाव डालने का प्रोसीजर होता है, बैलेट पेपर के द्वारा है, उसके बाद पूरी चार्ट। और देहरादून की सड़कों पर वीआईपी बनना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल खुद को विधायक का करीबी बताकर सड़क पर हूटर बजाते हुए रौब झाड़ रहे युवक को पुलिस ने चेकिंग के दौरान हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि युवक अपनी गाड़ी में अवैध रूप से हूटर लगाकर सड़कों पर घूम रहा था और खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब वाहन को रोका और जांच की तो युवक के पास हूटर लगाने की कोई वैध अनुमति नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई को वीआईपी कल्चर और अवैध रौब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने जनता से वाहनों में अवैध हूटर और अवैध नंबर प्लेट का उपयोग न करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। और हरिद्वार के सिडकुल से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां की एक कंपनी कार्तिक इंटरप्राइजेस में नाबालिग लड़कियों के दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने और उनके साथ बर्बरता करने का मामला प्रकाश में आया है। सिडकुल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्लांट हेड रजनीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि 24 मार्च को कार्तिक इंटरप्राइजेस में काम करने वाली कुछ महिलाओं और युवतियों ने थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दी। शिकायत के अनुसार कंपनी के प्लांट हेड रजनीश शर्मा ने 2 नाबालिग लड़कियों के आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर उन्हें अवैध रूप से काम पर रखा। आरोप है कि 24 मार्च को तलाशी के बहाने इन लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई। उन्हें ऑफिस में बंधक बनाया गया, उनके दुपट्टे से ही उनके हाथ पैर बांध दिए गए और उनके साथ मारपीट कर बेइज्जत किया गया। नाबालिगों से वेल्डिंग मशीन जैसे खतरनाक और ज्वलनशील उपकरणों पर कार्य कराया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है। जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपी रजनीश शर्मा के मोबाइल से घटना के वीडियो बरामद हुए हैं जिनमें लड़कियों को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आरोपी कबूलवाने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। कंपनी की रिज्यूमे फाइल चेक करने पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी में उम्र बढ़ाया जाना सही पाया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी रजनीश शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फिटाड़ी गांव में देर रात हुए एक भीषण अग्निकांड ने भारी तबाही मचाई है। इस हादसे में गांव के 14 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जिसमें प्रभावित परिवारों के पास सिर छुपाने की जगह तक नहीं बची। जानकारी के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लकड़ी के बने पारंपरिक घरों की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते 14 घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। गनीमत ये रही कि इस बड़े हादसे के किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि नहीं है। समय रहते सभी लोग और पालतू जानवर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। अग्निकांड में घरों के भीतर रखा अनाज, कपड़े, जेवरात और अन्य कीमती सामान जल गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल राहत और मुआवजे की गुहार लगाई है। फिटाड़ी गांव की भौगोलिक स्थिति और दुर्गम रास्ता होने के कारण दमकल विभाग की गाड़ियों का पहुंचना बेहद कठिन था, जिसके चलते ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की। राजस्व विभाग की टीम द्वारा नुकसान का आकलन कर मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की गई। आपदा प्रबंधन की तरफ से भी आपदा उन्होंने जो भी सहायता करनी थी वो भी भिजवाई है। प्लस मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये मैसेज दिया गया है। मैंने उनसे संपर्क किया भाई कि ये चीजें जो ये घटना हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ हैं, हर उस पीड़ित और शोषण वंचित व्यक्ति के साथ है जिसका कोई नहीं है। उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो भी उचित व्यवस्था हो सकती है, फिटाड़ी में जो घटना हुई है, अन्य जगह भी वैसे नहीं है कि अन्य जगह भी जो घटना हुई, अग्निकांड हुए, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़कर के कदम उठाया और जो ये पीड़ित है इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी उचित व्यवस्था होगी। और मैंने इस चीज को लेकर पहले भी कहा कि इसको प्रॉपर तरीके से आपदा के मानकों में लिया जाए।
नैनीताल के भवाली खोपी मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और दमकल की टीम ने घायलों को तत्काल रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा। एसडीआरएफ इंस्पेक्टर मनीष भाकुनी ने बताया कि हल्द्वानी से भवाली की तरफ जा रही बस खोपी के पास हादसे का शिकार हो गई। बस ने टैक्सी वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश की, तभी दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद इस अनियंत्रित बस जो है होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। के पास एक बस पलटने की सूचना है करके, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई की कि हम और फायर दोनों बराबर यहाँ पहुंचे। तो हमने यहाँ पर पहुंचे तब तक घायलों को निकाल दिया था लोकलों द्वारा, और सिविल पुलिस हम सब लोगों से पहले पहुंच चुकी थी। उनके द्वारा घायलों को निकाल दिया गया था। और ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, उसने घटना का कारण बताया था कि मोड़ पर एक गाड़ी को पास देने के लिए गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी और ओवर रेस हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी बचाने के चक्कर में वो गाड़ी ओवरलोड के कारण उधर पलट गई। ओवरलोड नहीं, मतलब बस के लोड के कारण पलट गई रोड पे। और बस हल्द्वानी से भवाली की तरफ आ रही थी रोड पर। और इसमें करीब ड्राइवर द्वारा बताया गया कि 15-16 व्यक्ति थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और बाकी घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। और धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की दस्तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला जगजीतपुर क्षेत्र का है, जहां बीती रात एक विशालकाय जंगली हाथी के पहुंचने से इलाके में हड़कंप मच गया। हाथी को रिहायशी कॉलोनी की गलियों में घूमता देख स्थानीय लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। जगजीतपुर स्थित बालाजी एनक्लेव कॉलोनी में बीती रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक भारी भरकम हाथी अचानक गलियों में दाखिल हो गया। हाथी बेहद शांत और मदमस्त अंदाज में कॉलोनी की सड़क से गुजरता हुआ दिखाई दिया। हाथी की इस चहलकदमी का वीडियो भी सामने आया है, जिससे वे घरों के बिल्कुल करीब से गुजरता नजर आ रहा है। खिड़कियों और छतों से हाथी को अपनी गली में देख रहे लोग बुरी तरह से सहम गए और खुद को घर के भीतर कैद कर लिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जगजीतपुर क्षेत्र अब जंगली हाथियों का सॉफ्ट टारगेट बन गया है। आए दिन यहां हाथियों के झुंड रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं, जिससे न केवल संपत्ति का नुकसान हो रहा है बल्कि जनहानि का खतरा भी बना रहता है। हाथियों की लगातार आवाजाही के स्थानीय लोगों में वन विभाग के खिलाफ भारी गुस्सा है। निवासियों ने विभाग से मांग की है कि वन विभाग की टीमें रात के समय क्षेत्र में नियमित गश्त करें। रिहायशी इलाकों और जंगल की सीमा पर हाथियों को रोकने के लिए ठोस इंतजाम किए जाए। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाथी दिखने पर उसे छेड़े नहीं, शोर न मचाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। और अल्मोड़ा के मटेला क्षेत्र से गुलदारों की धमक से ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। हाल ही की मटेला में एक घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में 3 गुलदार एक साथ चहलकदमी करते हुए कैद हो गए। इसके बाद से इलाके में डर और बढ़ गया है। मटेला के रिहायशी इलाकों में स्थित एक घर के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे में देर रात 3 गुलदार एक साथ घूमते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुलदार बिना किसी डर के घर के काफी करीब तक पहुंच गए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में निवासियों का कहना है कि शाम ढलते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीण बेहद चिंतित है। ग्रामीणों ने बताया है कि रास्तों पर अकेले चलना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। गुलदार अब आबादी वाले क्षेत्रों में बेखौफ होकर घुस रहे हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ रोष है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ाई जाए, आबादी वाले क्षेत्रों में तत्काल पिंजरा लगाया जाए ताकि गुलदारों को पकड़ा जा सके। वन विभाग ने अपील की है कि रात के समय अकेले बाहर न निकले, बच्चों का विशेष ध्यान रखें और घर के बाहर उजाला रखें। और उत्तराखंड में आगामी मानसून और 4 धाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि विभाग लगातार अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि हाल ही में फॉरेस्ट फायर को लेकर मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न की गई है। साथ ही जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा चुकी है। सचिव के अनुसार आगामी 4 धाम यात्रा में सुव्यवस्थित संचालन और मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए जल्द ही एक व्यापक मॉक ड्रिल और एनआईडीएम के सहयोग से एक बड़ी वर्कशॉप
सह ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। विभाग का मुख्य फोकस जनपदों में संसाधनों की उपलब्धता, आधुनिक उपकरणों की कमी को दूर करने और कर्मियों की क्षमता विकास पर प्रशिक्षण पर है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी रिस्पांस सुनिश्चित किया जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।